हर सभी श्रोताओं और दर्शकों को आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा की यात्रा निकल कर पहुंच गई है एक ऐसे केस पर जिस केस में हैरान परेशान और सोचने पे मजबूर होना ही पड़ेगा। ये कहानी है 1958 की, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की। इस डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है रसगोविंदपुर। ये इलाका पूरी तरह से ट्राइबल एरिया है। यहाँ ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। संथाली माझी जाति के लोग बहुत रहते हैं। इन लोगों को यहाँ सही मायने में कहूँ तो दबदबा है। यहाँ के लोगों को भूत प्रेत पर भी बहुत भरोसा है। वो लोग मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं और बहुत ज़्यादा इस पर उनकी मान्यता अटल है। इसी रसगोविंदपुर में एक पुराना छोटा सा एयरपोर्ट हुआ करता था। 1958 आते आते इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। वजह ये थी कि पहले तो ये एक्टिव नहीं था और दूसरा, एक्टिव ना होने के कारण इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, बंद पड़ा था। एयरपोर्ट पर एरो स्क्रब भी भरा पड़ा था। एरोड्रम बंद था। सरकार ने उस कबाड़ का ध्यान रखने के लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए। इनमें से एक का नाम था दिवाकर और दूसरा था गोविंद। ये दोनों वहां पर ड्यूटी देने लगे। वहां कोई नहीं आता था क्योंकि बाउंड्री थी और बाउंड्री के अंदर कोई आता जाता ही नहीं था और बाउंड्री फांद कर भी कोई आने की हिम्मत नहीं करता था। शाम को ये पूरा इलाका सुनसान हो जाता था। एक तो भूत प्रेत का डर और दूसरा इस इलाके में लोग यात्रा करने से गुरेज करते थे। सब कुछ ठीक जा रहा था। इसी दौरान अप्रैल 1958 में कोलकाता से एक स्क्रैप डीलर कबाड़ी वहां पहुंचा। बंधु चटर्जी इनका नाम था। वो यहाँ इस कबाड़ की नीलामी में भाग लेने आए थे। उन्हें ये कबाड़ खरीदना था तो एयरपोर्ट के पास ही एक जगह वो रुक गए। अपने साथ वो एक अपने नेपाली नौकर को लेकर आए थे, राम बहादुर। अब बिजनेस की डील को लेकर वो दोनों वहाँ रुक गए। 20 मई की तारीख आती है। बंधु चटर्जी एयरपोर्ट के बाहर एक चाय की दुकान पर बैठे थे। उनके साथ उनका नौकर और दिवाकर भी था। गोविंद भी वहीं था। ये चारों वहाँ बैठकर गप्पे मार रहे थे और चाय पी रहे थे कि अचानक एक शख्स वहाँ आया। वो लोकल आदमी लग रहा था। चाय पीने लगा और चाय वाले से बोला कि आज मैं यहीं चाय की दुकान पर रुकूंगा, गांव नहीं जाऊंगा। इस आदमी का नाम था चंद्रमाझी। रात को ये आया, वहीं रुका और बोला अब सुबह ही गांव जाऊंगा। बंधु चटर्जी और राम बहादुर उसकी बातें सुन रहे थे तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों रुकोगे, गांव क्यों नहीं जाओगे? तो उस आदमी ने कहा कि रात में मुझे वापसी में भूत मिल जाएगा। ये सब बोलकर वो वहीं बैठा रहा। ये चाय की दुकान कृष्णचंद की थी। थोड़ी देर बाद बंधु चटर्जी ने कहा कि हमें भी भूत देखना है। राम बहादुर ने कहा कि मुझे भी भूत देखना है। कृष्णचंद ने इस पर सबको मना कर दिया, बोला इसमें बहुत खतरा है। चंद्रमाझी ने भी कहा कि मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। चटर्जी ने काफ़ी कहा कि हम सब साथ चलेंगे, अकेला एक दूसरे को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चल के देखते तो हैं तुम्हारे गांव के रास्ते में ये कौन सा भूत मिलता है, मिलता भी है कि नहीं। आखिरकार कृष्णचंद्र तैयार हो गया, चंद्रमाझी भी तैयार हो गया। वो दोनों बंधु चटर्जी और राम बहादुर 4 लोग तैयार हो गए। देर रात दुकान से निकलने लगे और भूत देखने के लिए एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर जो फुटपाथ बना था उस पर चलने लगे। वहाँ पर लाइट्स भी चल रही थी तो उन्होंने ये उम्मीद की कि अब हमें भूत दिखाई देगा, अब हमें भूत दिखाई देगा। इन सब में राम बहादुर आगे और सबसे तेज चल रहा था। अचानक एक जगह चंद्रमाझी ने एक और इशारा किया कि रुक जाओ, आगे कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने देखा आगे एक जगह एक साया महसूस हुआ क्योंकि स्ट्रीट लाइट ऑन थी। उस लाइट की रोशनी में कुछ साए लहरा रहे थे। कभी कभी लाइट्स में इंसान की परछाई जैसा। उस रात तेज हवाओं में पेड़ के पत्तों की सरसराहट और ये सारी चीज़ें मिलके रोशनी में कुछ ऐसी तस्वीरें बना रहे थे कि जैसे कोई इंसानी परछाइयाँ हो। दिमाग में जब भूत हो तो दिखाई ज़रूर देता है। माहौल भी भूत को सच कर रहा था। राम बहादुर सबसे आगे था और वो परछाइयों के बेहद करीब पहुंच गया था। उसके पास अपनी एक खुखरी थी। जब उसने ये आवाज़ सुनी कि रुक जाओ तो उसने वो खुखरी हवा में निकाली और घुमानी शुरू कर दी और तेज चिल्लाने भी लगा दहशत की वजह से। पीछे से ये तीनों भी वहां पहुंचे।
राम बहादुर खुखरी घुमा ही रहा था कि एक खुखरी कृष्णचंद को भी लग गई और वो घायल होकर नीचे गिर गया और तेज चीखा। चीख सुनकर राम बहादुर ने खुखरी रोक ली। इसके अचानक बाद इनके कानों में महिलाओं की सिसकियां और रोने की आवाज़ें आने लगी। अब ये लोग और घबरा गए। उन्होंने चारों तरफ देखा तो रोशनी में कुछ परछाइयां पेड़ों के पीछे नजर आ रही थी। पहले तो इन्हें लगा कि ये भूत है, लेकिन हिम्मत करके ये उन परछाइयों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो ये असली औरतें थीं। वो सब की सब औरतें महुआ बिनने के लिए आई थीं। महुआ के फूल से शराब बनाई जाती है और ये काम अर्ली मॉर्निंग ही किया जाता है। ज़्यादातर ये काम आदिवासी महिलाएं ही करती हैं। वो औरतें लालटेन लेकर महुआ बिनने ही निकली थीं। उन औरतों के रोने की वजह ये थी कि राम बहादुर जब खुखरी घुमा रहा था तो एक खुखरी एक महिला को लग गई थी। जब इन लोगों को ये पता चला तो उस महिला को वो फौरन अस्पताल ले गए, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते सुबह तक उस महिला ने दम तोड़ दिया। जब ये सब हुआ तो मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने पूरी कहानी सुनी। चारों ने कहानी सुनाई। राम बहादुर ने बोला कि मुझसे एक इंसान घायल हुआ और एक की मौत हो गई, लेकिन मेरा इरादा इनको मारना बिल्कुल नहीं था। लेकिन केस तो बनना ही था। बना। राम बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद चार्जशीट दायर हुई। एक अजीब सा मुकदमा था। राम बहादुर ने एक इंसान का खून किया है। 302 लग चुकी थी। राम बहादुर के वकील ने कहा कि बेशक राम बहादुर के हाथों कत्ल हुआ, लेकिन उसकी मंशा खून करने की कतई नहीं थी। वो उस वक्त भूत नाम की शय से काबिज था और काफ़ी डरा हुआ था। तो ये सब भूत की वजह से हुआ। वो खुद को भूत से बचाने के लिए खुखरी को हवा में घुमा रहा था। तो ये जानबूझकर किया गया कत्ल नहीं है। इसे माफ़ कर दिया जाए। इस पर एक लंबी बहस हुई, जिसमें कहा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ हुआ, और आखिर में लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उसने ये बात दलील के तौर पर मान ली कि राम बहादुर के हाथ से ये खून अनजाने में हुआ, और कोर्ट ने उसे थोड़ी बहुत भी सज़ा नहीं दी। उसे सीधे सीधे रिहा करने का फैसला सुना दिया। लेकिन उस आदिवासी औरत के घर वाले इस फैसले पर पूरी तरह नाराज़ हो गए। पुलिस को भी बड़ी हैरानी हुई। उड़ीसा पुलिस ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। ये बड़ा अजीब मुकदमा है। एक भूत के नाम पर एक महिला का खून हुआ है, तो भूत गुनहगार है। राम बहादुर ये एक्सेप्ट कर रहा है कि उसके हाथों खून हुआ है, विटनेस भी मौजूद, खुखरी भी मौजूद, फिर भी लोअर कोर्ट ने उसे छोड़ दिया। अब ये मुकदमा हाई कोर्ट में था। जब ये हाई कोर्ट में था तो सब ये मान के चल रहे थे कि हाई कोर्ट इस पर कोई सख्त कार्रवाई करेगा। हाई कोर्ट की बहस शुरू हुई। हाई कोर्ट की बहस लंबी चली। अदालत ने पूरी कहानी सुनी। अब सारा केस का फैसला जिस पर दारोमदार था, सारा मामला आईपीसी 79 पर आकर ठहर गया। अब ये धारा 302 के मामले में क्या कर रही है? आईपीसी 79 कहता है कि अगर आपको फैक्ट्स की जानकारी ना हो, तो आप पूरी हकीकत से वाकिफ ना हो, आप पूरी हकीकत नहीं जानते हो, तथ्यों के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो आपके हाथों कोई जुर्म हो जाता है तो आपको माफ़ किया जा सकता है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है तो आपको माफ़ किया जा सकता है। भारत में कई कानून ऐसे हैं जो क्षेत्रीय हैं, कुछ राष्ट्रीय हैं, तो हमें सारे कानूनों की जानकारी होना तो मुश्किल है। इसलिए ये धारा 79 बनी है, जिससे बेगुनाह अगर कोई है तो उसे सज़ा ना मिले। अब आर्टिकल 79 पर हाई कोर्ट में बहस शुरू हुई। तो कोर्ट ने कहा कि पहला तो इनका टारगेट चाय की दुकान से ही क्लियर था कि उन्हें भूत देखना है। उस रात हवाएं चल रही थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में सारा माहौल भूतिया था। वो परछाइयाँ इस तरह की इमेज बना रही थी कि भय से भूत बन गया। राम बहादुर जो पहले हमेशा अपने पास खुखरी रखता था, तो उसने वो इस्तेमाल कर दी। खुखरी इस्तेमाल होने से कृष्णचंद घायल हुआ और इस बीच वो खुखरी उस औरत को लग गई। वो भगवान को प्यारी हो गई और इसी कारण आईपीसी 79 की बात आई है और हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया। हाई कोर्ट ने कहा कि
उस रात जो भी हुआ हो वो सब कुछ भूत के लिए हुआ था। खुखरी भूत को मारने के लिए निकली थी और वो चारों भूत ढूंढने ही निकले थे। राम बहादुर को कुछ नहीं पता था, उसे तथ्य सच कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए और उसे बाइज्जत रिहा कर दिया गया। उस पर आगे भी कोई मुकदमा नहीं चलाया गया।